आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे जीवन का एक ऐसा क्षण, एक ऐसा लम्हा है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री गुरु महाराज देवकृष्ण दास जी स्वामी, श्री सदगुरु महंत श्री देव प्रसाद दास स्वामी जी, सदगुरु श्री धर्म वल्लभ स्वामी जी, श्री विजय भाई रूपानी जी, सूबे के साबिक वजीर आला, युवा दोस्त जिन्होंने मुझे आप सबके बीच में यहां तक आने का पुल का काम किया, राकेश दुधान साहब जो अफ्रीका में रह करके भारत राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं इस चिंता में कई बड़े काम किए उन्होंने, श्री लालजी भाई पटेल साहब, उनके नाम के आगे नाम भी लिखा है और डायमंड भी लिखा है, लगता है एक ही बात बोल दूं कि वो डायमंड है। मुझे ये चिंता रहती थी और हर बार जहां जहां देश में मैं जाके बोलता था तो एक ही बात बोलता था मैं बार बार कि जब ये तथाकथित तौर पर झूठे डॉक्यूमेंट और डेट के साथ भारत में ये पढ़ाया जाने लगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। किसी भी राष्ट्र और देश में अगर झूठ बोलने और झूठ सुनने की परंपरा शुरू हो जाए तो उसका अंत कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे खुशी है कि 15 अगस्त 1947 को मैकॉले ने बहुत सारे कॉन्वेंट बनाए। उन कॉन्वेंट में क्या होता है सबको पता है। ये कॉन्वेंट शब्द कहां से पैदा हुआ ये नहीं पता है, लेकिन यहां आकर के गुजरात में ज्यादातर राज्यों में जो राज्य हैं उसमें गुजरात के ज्यादातर शहरों में मैं गया हूं और ये एक इत्तेफाक की बात है कि कोई शहर ऐसा नहीं है जहां मैं स्वामी नारायण मंदिरों में न गया हूं। जब मैं उनको देखता था, सुनता था, तो मेरे मन में सवाल उठता था कि आखिर इतने बौद्धिक लोग, इतने ज्ञानी लोग, इस भारत राष्ट्र को समर्पित लोग, भारत की संस्कृति, मान्यताओं, परंपराओं के प्रति उनकी जागरूकता, तो हो सकता है कि भारत में लोगों ने हजारों स्कूल खोले हों, बड़ी बड़ी डोनेशन की फीस ली हो, क्यों नहीं स्वामी नारायण मंदिर के लोग इस देश में आधुनिक गुरुकुल क्यों नहीं खोलते। लेकिन मैं कुछ कुछ सुनता तो रहता था, लेकिन आज राजकोट आकर के मुझे पता चला कि आपने गुरुकुल की शुरुआत 1948 से ही कर दी थी। इसलिए मैं अपने शब्दों में लिहाज कम करता हूं, लेकिन मान्यता और परंपरा और किसी का सम्मान मुझसे मेरे शब्दों से न गिरे, इसकी भी कोशिश करता हूं। पूरे देश में कहता हूं मैं, ऐसा नहीं है कि आज मैं गुजरात में राजकोट में खड़ा हूं तो यह बात कह रहा हूं। मुझे यहां से हैदराबाद जाना है, वहां भी बोलना है, और फिर कर्नाटक जाना है, वहां भी बोलना है। मैं मानता हूं कि गुजरात के लोग
ईमानदार लोग हैं। और यह ईमानदारी इसलिए है कि अगर भूतकाल में कोई गलती हो गई हो 2 अक्टूबर वाली, तो गुजराती अपनी भूल का सुधार कर लेते हैं 2014 में। इसलिए जब समाज सच बोलने लगता है, सच को सच स्वीकार करता है और समाज के अंदर इस चीज की लालच की धारणा समाप्त हो जाती है कि मैं वो बोलूं, वो पहनूं, वो कहूं जिससे मेरा शत्रु खुश हो जाए। शत्रु के अनुमोदन की चिंता से जब समाज बाहर निकल जाता है तो चाणक्य बन जाता है। इसलिए आज मुझे खुशी है कि राजकोट में इतनी बड़ी संख्या में यहां लोग आए हुए हैं और इतने सारे संत बैठे हुए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि अब गुरुकुल में चाणक्य पैदा हो रहे हैं, चाटुकार पैदा नहीं हो रहे हैं। इसलिए आज भी सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप किसी पे निर्भर न रहें। जब राष्ट्र देश पर निर्भर हो जाता है तो चाटुकार और चाटुकारों की जमात संसद में पहुंचने वाले लोग राष्ट्र को तोड़ने और राष्ट्र को समाप्त करने वाले नियम और कानून बनाते हैं। और पूरा समाज यह समझता है कि सब कुछ सत्ता के पास है, इसलिए जो भी कुछ होगा वो सत्ता में जाकर ही होगा। मैं आज मानता हूं कि जो समाज ये सोचता है उसको एक बार सिर्फ इस बात का बोध कराना है, सत्ता बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी चीज है। मैं खुले रूप में कहता हूं, जिस दिन भी भारत का सनातनी समाज अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी। इसलिए सत्ताओं ने सत्ता बनी रहे, इसलिए राष्ट्र के सरोकारों को, मान्यताओं को, परंपराओं को, आदर्श को, संस्कृति को तबीयत से रौंदा। और आपको अगर यह बोध होने लगा कि राष्ट्र बड़ा है, देश छोटा है, इसलिए लोग राष्ट्र और देश में भी फर्क नहीं समझते, इसलिए दिन रात चिंता करते हैं देशभक्त बनना है। राष्ट्रभक्त बनिए, देशभक्त बनने की आवश्यकता नहीं है। जो राष्ट्रभक्त होगा वो देश बचाएगा, लेकिन देशभक्त राष्ट्र बचाएगा इसकी गारंटी नहीं है। देश एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा है, उसकी सरहद है, बाउंड्री है, उसकी रक्षा करने के लिए सेना है, देश की व्यवस्था चलाने के लिए संविधान है, संसद है, विधानसभाएं हैं। वो किसी नियम कानून से बनी हुई हैं, कहीं कोई कानून है, कहीं कोई नियम है, और जब तक वो सत्ता में रहेंगे उन नियम कानून से उन्हें बंधे रहना है। और जब सत्ताएं संसद में बैठ करके राष्ट्र को तोड़ने वाले नियम बना देती हैं तो फिर राष्ट्र नहीं बचता। इसलिए राष्ट्र को कोई सत्ता नहीं चला सकती, कोई प्रधानमंत्री नहीं चला सकता। राष्ट्र को समाज चलाता है, राष्ट्र को मेरी परंपराएं चलाती हैं। और यह कोई भावनात्मक स्टेटमेंट नहीं है, यह शुद्ध साइंस पे है। देश में रहने के लिए किसी को टैक्स देना है, हाउस टैक्स देना है, इनकम टैक्स देना है, नियम कानून मानने हैं, सड़क पे चलने का कानून मानना है। आपके जीवन में देश का
मात्र 2 या 3% जीवन सिर्फ आपको देश के लिए होता है, लेकिन आपकी मान्यताएं और परंपराएं देश की ना कोर्ट तय कर सकती है ना संसद तय कर सकती है। और हमारी खामोशी ने यह होने दिया। इसलिए भारत के आधुनिक निर्माताओं ने एक संविधान बनाया। संविधान को बड़ा पूजा जाता है। संविधान एक किताब है, कोई ग्रंथ नहीं है। लेकिन उसी संविधान में ऐसे ऐसे महापाप हुए हैं कि शायद सत्ता में बैठने वाले लोग नहीं बोल सकते, उनकी संकट है। लेकिन जो सत्ता से उतर के नीचे आ गए हैं उन्हें खुले रूप में बोलना चाहिए, वो नहीं बोलते हैं। इसलिए संविधान आपके न देश की रक्षा कर पा रहा है न राष्ट्र की रक्षा कर पा रहा है। और कोई हजारों साल नहीं हुए, मात्र कल परसों की बात है। इतिहास में 10 साल, 20 साल, 50 साल एक लम्हे के बराबर होते हैं, एक क्षण के बराबर होते हैं। और जो कुछ हमारे पूर्वज सनातनी हिंदू समाज को मैसेज देना चाहते थे उस कठिन परिस्थितियों में भी, तब भी वो काम करके गए। लेकिन हमने उन हीरोज का कभी नाम नहीं लिया। हमने समझा सब कुछ फूल वाले चचाई करके गए हैं, उससे आगे सोचा नहीं हमने कभी। न उस पर कभी चिंता जाहिर की, न उनको हमारे समाज में उन बातों को रखने की कोशिश की। और अगर हमने कुछ कुछ बातें बता दी होती तो आज हमारी ये दुर्गति नहीं होती। आज धड़ल्ले से इस देश में मदरसों की बौछार आई हुई है। बीकानेर से लेकर जैसलमेर के बॉर्डर पे हजारों मदरसे खुल रहे हैं। मदरसों और गुरुकुल में फर्क क्या है? गुरुकुल में शिक्षा और ज्ञान लेने के बाद चाणक्य पैदा होते हैं, और वो चाणक्य हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाए इसकी विधि निकालते हैं। और मदरसे में एयरपोर्ट कैसे उड़ाया जाए इसकी किताब पढ़ते हैं। दोनों में फर्क है। इसलिए आज जो सामने आपके युद्ध है, हो सकता है राजनीतिक लोग इसको ना बोलते हों, युद्ध आपके दरवाजे पे खड़ा है, शत्रु आपके दरवाजे पे खड़ा है। और अगर हम उसे नहीं पहचानना चाहते तो 14 अगस्त 1947 हुआ, कश्मीर हुआ, बंगाल हुआ, और देश के हर कोने में हर सड़क के ऊपर कभी निकिता हो रही है, कभी अंकुर हो रहा है, कभी कृष्ण गढ़वार हो रहा है, कभी कृष्ण नंदन हो रहा है, कभी रूपेश पांडे हो रहा है, कहीं श्रद्धा हो रही है। यह हर गली में हो रहा है, इसकी खबरें नहीं दी जा रही। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज जरूरत क्या है? जरूरत इस बात की है कि आप राष्ट्र की मान्यताओं परंपराओं की तरफ जिस दिन लौटेंगे, तो अभी तो 20 राज्यों तक चाणक्य पहुंचे हैं, अभी कुछ राज्य और बचे हैं। और सत्ता पे जो भी बैठे, अपना भी बैठे अगर, तो उससे अपने निजी काम, मेरे भाई का काम, मेरे चचा का काम, मेरी सड़क, ये सड़कें बनती बिगड़ती रहेंगी। अगर राष्ट्र टूट गया तो जो जो आक्रांता यहां आए थे वो आज आपके बीच में बैठे हुए हैं। इसलिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है स्वामी जी ने, मुझे उसको दिखाया गया, मैंने बहुत प्रेम से उसको देखा। उसमें सिर्फ मुझे एक ही बात ऐसी लगी कि जिसे लगा कि मुझे सबके सामने कहनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहां नहीं कहूंगा तो दुनिया कहेगी कि आप सारे मंचों से बोलते हैं, आपने राजकोट में स्वामी नारायण मंदिर के इतने बड़े भव्य आपने क्यों नहीं बोला। और यहां इसलिए बोलना जरूरी है कि हो सकता है
रिसर्च में कहीं कोई छोटी सी कमी रह गई हो, या एक जो परंपरा चल रही है आपने उसी को ध्यान में रखा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है। यह सबसे बड़ा पाप और झूठ है। दुनिया का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते नहीं है। 15 अगस्त 1947 को भारत की धरती के 2 टुकड़े हुए थे। 10.5 लाख हिंदुओं की हत्याएं, और उनके ऊपर यह देश आजादी का जश्न मना रहा था। जब दिल्ली में झंडा फहराया जा रहा था, उसी समय पूरे पंजाब में हजारों महिलाओं के साथ आताताई आक्रांता जिहादी रेप कर रहे थे, और पर्दे लगा दिए गए थे दिल्ली में कि ये आवाजें और ये चित्र दिल्ली को पता ना चले। और आप कहते हैं आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय था, जिसे आप लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के नाम से जानते हैं, दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता है कि जिन आक्रांताओं ने आपको गुलाम बनाया, आपकी शिक्षा पद्धति को रौंदा, आपके मंदिरों को रोका, आपकी आस्थाओं को रौंदा, उन्हीं का आखिरी वॉइसरॉय तथाकथित 15 अगस्त 1947 को पहला भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और हमारी बीमारी, हमारी गुलामी इतनी दूर तक है कि भारत की संसद में और भारतीय राजनीति में सत्ता से दूर एक आदमी ने एक आंदोलन खड़ा किया। वो बिहार और यूपी के बॉर्डर पे एक जगह है, छोटी सी सत्याब्द्यारा, वहां से चला, और भारत की सत्ता पे बैठने वाले एक लोकतंत्र द्वारा चुने गए एक नेता ने जब तानाशाही रुख अपनाया, तो उसने जन आंदोलन का रास्ता तय किया और सत्ता को उखाड़ फेंका। इसलिए मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं जहां से हमें दुनिया के सामने तन के खड़े होने में थोड़ा शर्म महसूस होती है। ये सवाल आप जब पूछे जाते हैं आपसे जब आप विदेशों में होते हैं। हम हिंदुस्तान में बैठ के बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। जो भारत का आखिरी वॉइसरॉय था, उसको आप तब समझेंगे जब इटावा नाम की एक जगह उत्तर प्रदेश में है, वहां एक कलेक्टर था। ये जो ब्रिटिश शासन के लोग थे, उनका एजेंडा क्लियर था, लेकिन हमारे यहां लोग दरबारी ज्यादा थे। 1857 में जब सशक्त क्रांति हुई और मेरठ के अंदर एक बलिया का पुत्र जो 30 जनवरी को पैदा हुआ था, उसने बंदूक उठाई और अंग्रेज के सीधे गोली मारी, जिसे आप मंगल पांडे के नाम से जानते हैं। दुर्भाग्य देखिए, अंग्रेज समझ गया कि भारतीयों को पता चल गया है कि गोली कहां चलानी है। 1857 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में बैठने वाले यहां और इंग्लैंड में बैठने वाले लोगों ने एक तय किया कि यह घटना दोबारा भारत में न हो। इसलिए देखिए, हम सब ने बचपन में यह पढ़ा, लेकिन कभी इस तरफ ध्यान नहीं किया हमारा, और उसके बाद विचार किया गया कि इसके लिए क्या किया जाए। 1857 की घटना में ब्रिटिश साम्राज्य और हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू आमने सामने था। वो समझ गए थे कि हम गिनती में कम हैं, अगर ये आग पूरे देश में फैल गई तो एक भी ब्रिटिश नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने प्लानिंग की, और प्लानिंग करके 1885 में इटावा नाम की एक जगह में एक कलेक्टर था अंग्रेज, और उसको यह जिम्मा सौंपा गया। लोगों को पता ही नहीं चला, और आज भी हम उस झूठ में जी रहे हैं। उस इटावा के कलेक्टर को काम दिया गया कि किसी भी तरीके से भारत का जनमानस अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति न कर पाए, इसका विचार हुआ। और उस इटावा के कलेक्टर ने
पूरे प्रोजेक्ट को इंतजाम किया और 1885 में एक ब्रिटिशर, एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी कि हम ही ने तुम्हें गुलाम बनाया है, हम तुम्हें आजादी दिलाएंगे। और उन्होंने भारत के अंदर उन चाटुकारों को पकड़ा कि कैसे इनको आगे बढ़ाया जाए, और 5 ब्रिटिशर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और यह सिलसिला चलता रहा। और आज हम उस मोड़ पे खड़े हैं। कहां से चली थी वो और कहां आके पहुंची, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या हम आज भी अपने निजी स्वार्थों से, अपनी जाति से, अपने रंग से ऊपर उठना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि अगर 1946 की उन 5 घटनाओं को देश को बताया जाता, तो मैं मानता हूं कि संचार क्रांति के इस दौर में हर बच्चे को यह पता होता कि हमारी आज जो दुर्गति हो रही है, अंग्रेज चले गए, वो फिजिकल रूप में चले गए, लेकिन आज भी अंग्रेजों के दरबारी देश के सनातनी हिंदू को ज्ञान दे रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आपने उसे अंग्रेजी की शिक्षा नहीं दी, वो सेंट स्टीफन में नहीं पढ़ा, सेंट फिडेलिस में नहीं पढ़ा, आपने उसे खांटी की बोरी पे बिठा करके जो शिक्षा दी है, वही पूरी दुनिया को बता रहा है कि अगर चाणक्य बनना है तो बोरी पे बैठ जाओ। तो ये दुनिया में जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारत के अंदर इंटॉलरेंस पैदा हो गई है, हां, भारत का सनातनी समाज इंटॉलरेंट हो गया है, कोई शर्म की बात नहीं है इंटॉलरेंट होना। हम पागलों, देश के तोड़ने वालों के खिलाफ, इस गली गली में हत्याओं का सिलसिला चलाने वालों के खिलाफ, हम उन मदरसों के खिलाफ जहां अल जवाहिरी पैदा होते हो, जहां अजहर मसूद पैदा होते हैं, उसके खिलाफ इंटॉलरेंट है। हमारे यहां आज की स्थिति ऐसी है कि आज संचार क्रांति के दौर में सब कुछ आप साफ साफ नहीं कह सकते, खासतौर से जब सत्ता में आप संविधान की शपथ लेके बैठते हैं। लेकिन इतने लंबे समय में मैंने पहली बार देखा कि सत्ता का मुखिया अपनी बातों को लाइनों के बीच में से कहता है। जो समझ जाते हैं वो काम पे लग जाते हैं। वो RSN सिंह, GD बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा बन जाते हैं, और जिनकी समझ में नहीं आता वो टिकट की लाइन में खड़े हो जाते हैं। उसने कहा, साफ साफ कहा शपथ लेने के बाद, कि ये जो गंदगी है जो हम इधर उधर करते हैं, इसके खिलाफ हमें इंटॉलरेंट होना है। गुजरातियों की तो ज्यादा समझ में आती होगी उनकी भाषा, क्योंकि 15 साल की ट्रेनिंग के बाद आप ही ने भेजा है उसको, इसलिए आप ज्यादा समझते हैं। उसने जब यह कहा कि हमें गंदगी के खिलाफ इंटॉलरेंट होना है, तो सिर्फ उसने सड़क पे पड़ी हुई गंदगी के खिलाफ नहीं कहा, उसने कहा कि इस देश में 20-25 करोड़ गंदगी लिए घूम रहे हैं, उनके खिलाफ भी इंटॉलरेंट होना है। इसलिए 1946, बस 2 मिनट, टाइम इज रनिंग आउट। समय कभी नहीं भागता है, समय रोज ही इसी तरह भागता है। हमें आप मौका कभी कभी देते हैं, इसलिए इतने सारे लोग हैं और इतने प्रबुद्ध लोग हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं। मैं समय की मर्यादा में रहूंगा, और इसलिए भी रहूंगा कि जिस अनुशासन के साथ ये पिछले कई दिन से ये चल रहा है, उसमें मुझे अपना अनुशासन बरकरार रखना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ 2-3 बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। सनातन
अनादि अनादि काल से है, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ होगा। इस बीच में कोई 1400 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया। 1400 साल पहले जो आए उनका भी कोई नबी था, 2000 साल पहले आए उनके भी कोई यीशु थे, उनकी भी कोई किताब थी। मजहब के आने का, मजहब के जाने का, नबी के आने का, नबी के जाने की सबकी डेट है। सनातन न पैदा हुआ है, न सनातन को कोई मार सकता। और यह भी सृष्टि का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। उसको मारने के लिए किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद मर रहा है। इसलिए आपको ज्ञान कौन दे रहे हैं? आपको कौन ज्ञान दे रहे हैं? जो 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो भारत के लोगों से कहते हैं ताजमहल हमने बनाया है। वो डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स। इसलिए आज अपने ऊपर गर्व करने का समय है, अपनी संस्कृति के ऊपर, अपने आदर्शों के ऊपर, अपनी मान्यताओं के ऊपर गर्व करने का समय है। लेकिन आज मेरे मन की एक बात पूरी हो गई है, इसलिए शायद अब मैं किसी मन से यह बात नहीं कहूंगा। गुजरात के राजकोट शहर में स्वामी नारायण मंदिर के तमाम संतों ने एक आदर्श पूरी दुनिया को दिया है, और उस आदर्श में, उस घटना का मैं प्रत्यक्ष गवाह बना। इसके लिए मैं आप सब लोगों का, जिन्होंने मुझे बुलाया है या जो मुझे सुन रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद इसलिए करता हूं। गुरुकुल सुनते थे, गुरुकुल देखते थे, चाणक्य के दौर का भी गुरुकुल हमने देखा, और गुरुकुल देखा तो गुरुकुल में ऐसे लोग पैदा हुए। लेकिन मैं इसलिए खुश हूं कि सनातनी हिंदू समाज की बेटियां, माएं, बहनें जब सिनेमा से यह तय करती हैं कि सुंदरता की परिभाषा तैमूर की अम्मी है, आज आपने इस जगह से एक बहुत बड़ा हवन शुरू किया है। और मैं, ये बात मेरी किसी से हुई नहीं है, मेरी अपने मन की बात है। जो लोग भी इस सभागार में बैठे हैं, और ये बात अमेरिका से लेकर दुनिया भर के शहरों में जा रही है, अगर गुजराती तय कर लें, और जिसका शुभारंभ यहां से हुआ है, जो जिस स्थिति में है, 1 रुपए से लेकर के 5 करोड़ 10 करोड़ जिसकी स्थिति हैसियत है, वो दे, क्योंकि भारत में पहली बार बेटियों के लिए गुरुकुल बनाने की शुरुआत की गई है। आप अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए 25 साल से दुनिया भर की ताकतें लगी हुई हैं कि कहां से यह पैदा होकर के दिल्ली में 14 में आया, फिर 19 में एक गया, और यह सिलसिला जारी है। इसे जारी रखिए। अभी अगर मगर करने का समय नहीं है। उसकी जाति क्या है, वो बोलता कैसे है, क्या करता है, हम यही जानते हैं कि जो जिस भाषा में समझना चाहता है वो उसी भाषा में समझा देता है। गुजरातियों ने जो लाइन रखी है, उस लाइन के कारण ही किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। गुजरातियों ने भारत के सत्ता को एक रास्ता दिखाया है कि अगर राष्ट्र की चिंता करोगे तो जितनी बार 5 साल में वापस आओगे, तुम्हें भरपूर समर्थन के बाद वापस दिल्ली भेजेंगे। आपने 14 पैदा किया, आप अपने उस पुरुषार्थ को देखिए, उस तेज को देखिए। 14 के बाद मात्र 3 साल के अंदर एक राज्य जिसकी जनसंख्या पाकिस्तान से भी ज्यादा है, उस राज्य में 3 साल में लोगों को यह चेतना पैदा हो गई कि अब चाटुकारों को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर नहीं बैठाना है, एक संत को बैठाना है।
और वो संत ऐसा संत है कि सरकारी ऑर्डर आने के बाद, पढ़ने के बाद इसलिए निपटा देता है कि वो जो कपड़े पहनता है उसमें जेब ही नहीं है, वो वहीं निपटा देता है। ये परंपरा आपने डाली है और आसाम में एक को खड़ा कर दिया है। संत का मतलब यह कतई नहीं होता कि गेरुए वस्त्र पहनने से लोग संत होते हैं, मैं नहीं मानता। संत किसी भी कपड़ों में आ सकता है, उसकी आत्मा की तरफ देखिए, कपड़ों पे मत देखिए। इसलिए पूरे भारत में मेरी यह कोशिश है, हमारी टीम की यह कोशिश है कि सत्ताओं के बीच में जब द्वंद्व हो, सत्ताओं के बीच में जब दौड़ हो, तो दौड़ इस बात पे हो कि सत्ता में आने के बाद पहले सनातन का काम कौन करेगा, ऐसे ही सत्ता का मुकाबला हो। इसको जारी रखे। मेरी आवाज, उसको आपने स्वर देने के लिए यहां मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, मैं इसके लिए सच में बहुत आपका कृतज्ञ हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। इस मुहिम में मेरी अगर आपको रात के 1 बजे भी जरूरत हो तो आप 1 बजे भी मुझे बुला सकते हैं। मैंने ये सोच करके ये काम नहीं किया है कि ये काम बेरोजगारी में करें, नौकरी छोड़ के आया था, कन्विक्शन के साथ शुरू किया है और एक ही कन्विक्शन है कि आजाद भारत का संविधान अगर 1976 में रात के अंधेरे में नेताओं को जेल में डाल करके सेकुलर बना दिया गया था, तो मेरा सवाल है कि अगर भारत का संविधान सेकुलर है लिखित में, तो फिर इस सेकुलर संविधान में माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, सच्चर कमीशन क्यों है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों है, फिर वक्फ कमीशन क्यों है? अगर यह सबको रखना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।